नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहली न्यूज़ दिया है सफ़ेद हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन के बारे में दिया है। दुनिया में एक और उपलब्धि मिली है सफ़ेद हाइड्रोजन को लेकर, ये मिला है फ्रांस को। ये देखिए लोकेशन, फ्रांस यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल्स यानी राजधानी पेरिस है। पूर्वोत्तर फ्रांस में, जो फ्रांस का पूर्वी एरिया है, वहाँ पर मिला है सफ़ेद हाइड्रोजन का एक बड़ा भंडार। फ्रांस के दो वैज्ञानिकों ने लगातार इस पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करते करते उन्हें मिल गया है हाइड्रोजन, यानी जो सफ़ेद हाइड्रोजन होता है, वाइट हाइड्रोजन, उसका एक बड़ा ही भंडार मिला है, जो अब तक का स्वच्छ ऊर्जा में सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो इसका सांद्रता है, ये अभी तक के जो हाइड्रोजन मिले हैं सबसे अधिक है। जो श्वेत हाइड्रोजन ये होता है, यह एक स्वच्छ जलने वाला हाइड्रोजन ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा होता है। यह पृथ्वी के पपड़ी में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये जो व्हाइट हाइड्रोजन मिला है, कहाँ मिला है? पृथ्वी की पपड़ी में, यानी ऊपरी हिस्से में मिला है। प्राकृतिक रूप से ये पाया जाता है। ये जो आणविक हाइड्रोजन है, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, और उसके बाद या तो ब्लैक हाइड्रोजन या फिर ब्राउन या जो भूरा हाइड्रोजन होता है, उससे कैसे डिफरेंस है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो वाइट हाइड्रोजन है, सबसे पहले तो जो वाइट हाइड्रोजन है ये कहाँ मिलता है? पृथ्वी के पपड़ी में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? पृथ्वी के पपड़ी में मिलता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, जैसे कि H2O होता है जल। H2O क्या होता है? जल। जल से जब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा, जल में इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के द्वारा जब इसमें से निकाला जाता है हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि इसको निकालने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहीं जो ब्राउन या ब्लैक हाइड्रोजन होते हैं, इसको जैव ईंधन से निकाला जाता है। इसको जैव ईंधन या तो जीवाश्म ईंधन स्रोतों से इसे अलग किया जाता है। तो ये है ब्राउन या फिर ब्लैक हाइड्रोजन। तो किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को निकालते हैं, ब्राउन हाइड्रोजन को निकालते हैं? अभी जो मिला है वाइट हाइड्रोजन, ये पृथ्वी के पपड़ी में प्राकृतिक रूप से मिलता है। कैसे मिलता है? पृथ्वी के पपड़ी में प्राकृतिक रूप से मिलता है। और भी इसके बारे में कुछ चलते देखते हैं। जो वाइट हाइड्रोजन है, इसे बताया जाता है कि ये जो प्रचुर मात्रा में मिला है, इसका जो खर्च है, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उससे कम है। ग्रीन हाइड्रोजन से जो वाइट हाइड्रोजन है, इसकी जो खर्चा है कम है। क्योंकि 1 किलो वाइट हाइड्रोजन निकालने में, 1 किलो तक वाइट हाइड्रोजन निकालने में $1 खर्च होता है। कितना खर्च होता है? $1 का खर्च आता है। वहीं जब हम ग्रीन हाइड्रोजन निकालते हैं, तो लगभग $6 खर्च होता है। कितना डॉलर खर्च होता है? $6 खर्च होता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन है, उसके तुलना में जो वाइट हाइड्रोजन है काफ़ी किफ़ायती है। तो दुनिया में एक और उपलब्धि मिल गई है। जो हाइड्रोजन है, जो वाइट हाइड्रोजन है, अमेरिका, पूर्वी यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, फ्रांस और माली सहित दुनिया भर में सफ़ेद हाइड्रोजन के भंडार जो है उसकी पहचान की गई है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ मिले हैं। अभी जो लेटेस्ट मिला है, कहाँ पर मिले हैं भंडार? फ्रांस के अंतर्गत मिला है। नेक्स्ट बढ़ेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की प्रगति के बारे में बताया गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की प्रगति का श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र यानी जो सरकारी क्षेत्र है और निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। किस क्षेत्र में? नवाचार और उद्यमिता को क्षेत्र में। भारत में जो नवाचार है उसमें मदद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से है एक अटल टिंकरिंग लैब, जो स्कूल लेवल पर लागू किया गया है। किस लेवल पर लागू किया गया है? स्कूल लेवल पर। अनुसंधान और नवाचार पर भारत की जो सिचुएशन, यानी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, 2022 की जो रैंकिंग जारी की गई थी, 2022 में 132 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? 40वां। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का स्थान कौन सा था? 40वां। तो जो अटल टिंकरिंग लैब है, इसके बारे में जानेंगे। नीति आयोग के द्वारा, भारत का जो थिंक टैंक है नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था अटल इनोवेशन मिशन। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? नीति आयोग के द्वारा। तो यही अटल इनोवेशन मिशन के एक पार्ट के रूप में स्टार्ट किया गया था अटल टिंकरिंग लैब, ATLs, अटल टिंकरिंग लैब। ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, इसको स्कूल लेवल पर स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो इसका उद्देश्य यही है अटल टिंकरिंग लैब का, जो युवा हैं उनके दिमाग में एक रचनात्मकता, जिज्ञासा, डिजाइन की मानसिकता, कम्युनिकेशन सोच, अनुकूली शिक्षा और भौतिक जो कंप्यूटरिंग है जैसे कौशल पर
कौशल यानी कि स्किल पर ध्यान देने के लिए स्कूल लेवल पर ही लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है? अटल टिंकरिंग लैब। ये किस मिशन के अंतर्गत आता है? अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। भारत का ये जो एक थिंक टैंक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट और भी कुछ जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। इसे 2000 एक फ्लैगशिप प्रोग्राम यानी कि भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, 2016 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि जो इनोवेशन है और इंटरप्रेन्योरशिप है यानी कि जो उद्यमिता और नवाचार को देश के अंदर बढ़ावा देना, उसके साथ साथ कुछ मेजर इनिशिएटिव्स यानी कि मुख्य पहल भी स्टार्ट की गई, जैसे अटल टिंकरिंग लैब है। यह क्या करता है कि एक स्कूल के अंदर ही एक माइंडसेट को डेवलप करता है, जो प्रॉब्लम है यानी जो समस्या है उसको सॉल्व करने को लेकर। उसी में स्टार्ट किया गया है अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया गया है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स यानी कि जो नई उद्यमी होते हैं, जो नए उद्यमी होते हैं, नया उद्यम स्टार्ट करते हैं, उनके लिए एक सेंटर बनाया गया है ताकि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके और भी उन्हें इन्हेंस किया जा सके। उसके बाद है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। अटल न्यू इंडिया चैलेंज है, ये एक ऐसा प्रोटोटाइप स्टेज है, एक कोर्स है, यह एक कोर्स है 12 से 18 महीने का कोर्स है, जिसमें आपको स्टार्टअप्स यानी कि इनोवेशन, नए चीज़ों के बारे में, नवाचार का मतलब होता है कि आप नए चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उसे डेवलप करते हैं, तो वो होता है नवाचार। प्लस उसके बाद मेंटर इंडिया कैंपेन भी स्टार्ट किया गया है, इसी के अंतर्गत अटल कम्युनिकेशन इनोवेशन सेंटर स्टार्ट किया गया है। उसके बाद अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज भी स्टार्ट किया गया है। यह किस लिए स्टार्ट किया गया है? जो MSME होता है, जो सूक्ष्म यानी कि जो छोटे और मध्यम उद्यम होते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो अटल इनोवेशन मिशन है 2016 में स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के बारे में दिया है। तो लेख में चर्चा की गई है कि कैसे बायोस्फीयर जो रिजर्व है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव विविधता का संरक्षण करता है और प्रदूषण लेवल को कम करता है। जो जलवायु फ्लेक्सिबिलिटी है यानी कि जो जलवायु लचीलापन है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? जो बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है 3 नवंबर को, ध्यान रखिएगा, जो 3 नवंबर होता है इसको विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है किस तरीके से हमारा हेल्प करता है। जैव विविधता के संरक्षण हो गया, चाहे सतत विकास हो गया या वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, इसको बढ़ावा देने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा नामित एक क्षेत्र होता है। बेसिकली इसे 3 जोन में बांटा गया है, 3 जोन में डिवाइड किया गया है। तीनों जोनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक डेमोग्राफिक इसका दिया है, जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ट्रांजिशन, सबसे जो अंदर का जोन है इसे कोर कहते हैं, फिर उसके बाद बफर जोन होता है, फिर होता है ट्रांजिशन जोन। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 3 जोन में बांटा गया है, तो इन तीनों जोन का मतलब क्या है? जैसे जो कोर एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया है, वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको सुरक्षा दी जाती है। इसमें मानव गतिविधि को पूरी तरीके से बैन किया जाता है। जो कोर एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व के, इसमें मानव गतिविधियों को पूरी तरीके से बैन किया जाता है। उसके बाद जो उसके बाहरी वाली लाइन है जिसे बोलते हैं बफर जोन, जो बफर जोन होता है इसमें टूरिज्म को अलाउ किया जाता है और उसके बाद रिसर्च के लिए मौका दिया जाता है। प्लस उसके बाद एजुकेशन मतलब के लिए भी आप इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के साथ मतलब निगरानी के साथ आपको मानव गतिविधियों को थोड़ा बहुत छूट दी जाती है। किसमें? बफर जोन में। और वहीं जो ट्रांजिशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन में कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, यानी निगरानी नहीं होती है। आप मानव बस्ती भी बसा सकते हैं, एजुकेशन पर भी काम यानी कि स्कूल भी स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद रिसर्च भी कर सकते हैं। जो ट्रांजिशन जोन होता है यानी कि जो संक्रमण का क्षेत्र होता है, लास्ट वाला जोन जो संक्रमण का क्षेत्र होता है, उसमें आप हर प्रकार की गतिविधि कर सकते हैं। तो 3 जोन में डिवाइड किया गया है किसको? बायोस्फीयर रिजर्व को। तो ये उद्देश्य क्या है? जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि प्रकृति का संरक्षण करना, उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना और इससे संबंधित जो सांस्कृतिक मूल्य हैं
जो जिस देश में बायोस्फीयर रिजर्व है उसके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसका रखरखाव करना और तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करना, तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करना। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति के बारे में जानेंगे। 134 देशों में, ध्यान रखिएगा, 134 देशों में लगभग 748 बायोस्फीयर रिजर्व के भंडार हैं। उसमें 22 सीमा पार स्थल भी शामिल है इसमें। भारत में 18 अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त, भारत में 18 यानी कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त की गई है। वहीं भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, नीलगिरी रिजर्व है। कौन है? नीलगिरी रिजर्व है जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। और वहीं जो नवीनतम यानी कि जो 18वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है वो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। पुराना सबसे यानी कि जो सबसे पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, और उसके बाद जो लेटेस्ट है वो मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। जो नीलगिरी टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंतर्गत, तमिलनाडु के अंतर्गत। यूनेस्को द्वारा जो मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके प्रोग्राम के तहत 18 भारत में फिक्स किए गए हैं। इसमें से जो 18 है इसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है भारत के अंदर, इसे विश्व नेटवर्क का हिस्सा यानी पार्ट के रूप में नामित किया गया है। तो आइए जान लेते हैं भारत के अंतर्गत पूरे जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको नाम और स्टेट सहित एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है सिक्किम में, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है। फिर उसके बाद मानस डिब्रू शेखावा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? असम के अंतर्गत। फिर उसके बाद दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। नाम और स्टेट याद रखिएगा। नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर है? मेघालय के अंतर्गत है। फिर उसके बाद सुंदरवन जो बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। और फिर उसके बाद शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, यहाँ पर देखिए। फिर उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार जो है तमिलनाडु के अंतर्गत है। गल्फ ऑफ मन्नार जो बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के अंतर्गत। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर यहाँ पर अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व है, ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंतर्गत है। कर्नाटका दिया है, हालांकि ये तीनों ट्राई जंक्शन पर है। कहाँ पर है? ट्राई जंक्शन, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के ट्राई जंक्शन पर है। हालांकि जो पूरी तरीके से लोकेट कर दिया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटक के अंतर्गत है। जो तमिलनाडु में बताया था वो क्रॉस है, कर्नाटक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ये है। फिर उसके बाद पंचमढ़ी और उसके बाद पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना जो लेटेस्ट है, और जो नीलगिरी है वो सबसे पुराना यानी सबसे पहला है। फिर कच्छ है, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश का है। नाम और जो स्टेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, सतत विकास लक्ष्य के बारे में दिया है। सतत विकास लक्ष्य मतलब कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको संरक्षित करने के लिए हेल्प करता है सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने गोल तय किए गए हैं? 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा स्टार्ट किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य। 17 गोल इसमें रखे गए हैं। इसको अचीव कब तक करना है? 2030 तक। इसे 2030 तक क्या करना है? अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये सतत विकास लक्ष्य क्या होता है? सतत विकास लक्ष्य यही होता है कि आप अपने विकास को इस तरीके से, आप अपने देश का विकास इस तरीके से करिए कि जो प्रकृति है उसकी सुरक्षा उसमें सुनिश्चित की जाए, और उसके बाद जो भी रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करते हैं वो भावी पीढ़ियों के लिए बचा रहे, मतलब आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बचा रहे, तो उसे कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। तो एक क्वेश्चन पीसीएस में इंपॉर्टेंट पूछा था कि जो सतत विकास लक्ष्य है 15 और 14, ये पूछा था अभी जो लेटेस्ट 2023 में बीता है पीसीएस का प्री, उसमें पूछा था लक्ष्य 15 और 14 के बारे में पूछा था। तो जो सतत विकास लक्ष्य यानी जो एसडीजी गोल है उसमें जो 15 है दिया है भूमि पर जीवन, भूमि पर जो जीवन है उसको सुरक्षा देने के लिए है। और वहीं जो 14 है, जो एसडीजी 14 है वो पानी के नीचे के जीवन को सुरक्षित करने के लिए दिया है। तो ये था इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, देखते हैं। पारंपरिक मानव जीवन के साथ साथ
जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे रणनीति की स्थापना क्या है। मतलब कि जो कोर एरिया की बात कर, सबसे स्ट्रेटेजिक की बात कर रहा है कि आप मानव, जो पारंपरिक मानव जीवन है उसके साथ साथ जो जैव विविधता है उसको संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इस चीज़ की स्थापना कर सकते हैं, तो वो है बायोस्फीयर रिजर्व। आंसर क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है यूनेस्को का मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम, यानी यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है, बायोस्फीयर रिजर्व, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व यानी मैप जो प्रोग्राम है उसके बारे में देखेंगे। इसे 1971 में स्टार्ट किया गया था, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को है क्या, यूनेस्को एक यूएन की एजेंसी यानी एक संस्था है जो बढ़ावा देती है किसको, एजुकेशन को, और फिर उसके बाद जैव विविधता को बढ़ावा देती है और प्रकृति की सुरक्षा में काम करती है। आर्थिक विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र और शिक्षा के संयोजन से लोगों और उनके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक बेस यानी आधार स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है और पर्यावरण की दृष्टि से एकदम टिकाऊ है, पर्यावरण की दृष्टि से एकदम टिकाऊ है। तो उस संरक्षण के लिए काम करता है मैब यानी मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अपोलो 13 अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट के बारे में दिया है, इसे पुनर्प्राप्ति के बारे में बात किया है। ये है अपोलो 13 मिशन, ये किसका है, नासा का। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, उसका स्पेस मिशन है। ये चंद्रयान मिशन है, चंद्रमा पर लैंडिंग कराने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, 1970 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था, ये सक्सेस नहीं हो पाया था। तो अभी ये चर्चा में कब क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि जो क्षतिग्रस्त हो गया था अपोलो 13 मिशन या अंतरिक्ष यान, उसको सुरक्षित पृथ्वी पर लाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे उस वैज्ञानिकों में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था केन मैटेंगलिस। इनका 87 वर्ष यानी कि 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, यानी कि मृत्यु हो गई है, इसलिए फिर से चर्चा में आ गया है। तो अंतरिक्ष यान यही है, जब ये चंद्रमा पर इसे उतारने के लिए लॉन्च किया गया था अपोलो 13 मिशन, लेकिन ये लॉन्च नहीं हो पाया, इसमें विस्फोट हो गया था, क्योंकि जो ऑक्सीजन की टैंक है उसमें विस्फोट हो गया था, जिससे ये मिशन बाधित हो गया था। जो इसके चालक दल है वो भी फंस गए थे। तो जो चालक दल हैं उसी में जो चंद्र लैंडिंग है उसको रोक दिए थे। रोकने के बाद इसको फिर से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए टीम वर्क की तरह काम किए। तो जो चंद्र मॉड्यूल होता है उसको एक जीवन रक्षक नौका में बदल दिया गया। जो चंद्र मॉड्यूल होता है उसको जीवन रक्षक नौका में बदल दिए। उसके साथ साथ ये जो मॉड्यूल है इसको चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर कटाते कटाते ये लोग तीन लोग थे उसको वापस लेकर आए। तो उसमें से एक का नाम है केन मैटिंगली, जिनका निधन हो गया है किस वर्ष, 87 वर्ष की आयु में, इसलिए चर्चा में आ गया था। हंगर हॉट स्पॉट्स के बारे में दिया है AFO, मतलब कि एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दिया है WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स। ये दोनों के द्वारा 22 देशों को कवर करने के लिए 18 भूख जो हंगर हॉट स्पॉट्स होते हैं यानी कि भूख हॉट स्पॉट्स होते हैं उसको गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा में नामित किया है। गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षा में नामित किया है, मतलब कि एक ऐसा देश जो भूखमरी से हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, या AFO और WFP यानी कि एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दोनों द्वारा हॉट स्पॉट्स जो हंगर हॉट स्पॉट्स होते हैं उसे घोषित किया जाता है। यह किसी देश को भी घोषित कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को भी घोषित कर सकते हैं। ऐसे देश या ऐसे क्षेत्र को ये लोग घोषित करते हैं जो खाद्य असुरक्षा का एकदम तीव्र रूप से उसका सामना कर रहा है, गंभीर रूप से सामना कर रहा है। मतलब खाने पीने की वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है, भोजन की गंभीर रूप से वहाँ पर कमी है। तो उस क्षेत्र या उस देश में अगर किसी क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र को हंगर हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। अगर किसी देश में है व्यापक रूप से तो पूरे देश को ही घोषित कर दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और भी हॉट स्पॉट्स हैं जिसके बारे में देखिए दिया है। हैती रीजन है, और फिर उसका साहेल जिसे कहते हैं बुर्किना फासो और माली। यहाँ पर देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका का ये है साहेल रीजन, ये हंगर हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। उसके बाद नए में जोड़ा गया है, किसको जोड़ा गया है, एशिया में यहाँ पर देखिए भारत के बगल में है पाकिस्तान है, फिर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, फिर इथोपिया है, केनिया है, ये सभी इसी देश में आ जाते हैं। सीरिया है, सीरिया मध्य पूर्व एशिया का देश है। अरब गणराज्य है, म्यांमार है, अरब गणराज्य यहाँ पर है, म्यांमार से भारत के पूर्वी क्षेत्र में बांग्लादेश के नीचे यहाँ पर म्यांमार से। निकारागुआ है, सूची में जोड़ा गया है।
यह चेतावनी गंभीर रूप से खाद्य सुरक्षा और बिगड़ते कारकों का सामना कर रहे हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये सब हंगर हार्ट स्पॉट्स का सामना कर रहे हैं, यानी कि भूख और सुरक्षा का। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023। अनुकूलन मतलब इंग्लिश में इसे बोले तो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट। ये सबसे पहले तो जानेंगे कि इसे जारी कौन किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है अनुकूलन गैप रिपोर्ट, यानी एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किया गया। एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। फिर जानेंगे कि जो अनुकूलन गैप रिपोर्ट होती है ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। ये बेसिकली दिया है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि जो विकासशील देश हैं और कम विकसित देश हैं, अगर उसको जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए और अनुकूल विकास करने के लिए, जलवायु के अनुकूल विकास करने के लिए अपने देश के लिए जो धनराशि की आवश्यकता पड़ती है उससे उन्हें कम प्राप्त होता है, तो उसे बोलते हैं कि ये जो एडाप्टेशन गैप है, यानी कि जो अनुकूलन अंतराल है, इसे बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो अगर मानते हैं कि कोई भी विकासशील देश है, उसको जलवायु अनुकूल विकास को अपनाने के लिए उसे चाहिए लगभग 215 से 387 अरब डॉलर आवश्यकता है। 215 से 387 अरब डॉलर की आवश्यकता है, और उसे मिल कितना रहा है, केवल 21 अरब डॉलर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 21 अरब डॉलर, यानी 21 अरब डॉलर मिल रहा है। तो इसे कहते हैं अनुकूलन अंतराल, यानी कि जो एडाप्टेशन गैप है, यानी कि जलवायु को आप एडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो अनुकूलन है, यानी कि जो एडाप्टेशन है, उसके लिए व्यक्ति की जो आवश्यकता है, वर्तमान जरूरत है 10 से 18 गुना की आवश्यकता है। 2050 तक जो अनुकूलन लागत होगी उसमें बताया जा रहा है कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। समुद्र स्तर में जो वृद्धि हो रही है उसके कारण जो तटीय सुरक्षा खतरे में आ गया है उसमें भी अधिक वृद्धि होगी। जलवायु वित्त को 2019 के स्तर से लेकर 2025 तक लगभग 2 गुना की आवश्यकता है जलवायु वित्त के लिए। समन यानी कम करना, अनुकूलन और नुकसान और क्षति को संबोधित करने के लिए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि तत्काल उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था अनुकूलन गैप रिपोर्ट के बारे में, किसके द्वारा जारी किया गया इसे भी याद रखिएगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा चर्चा में क्यों है इसके बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद मैप लोकेशन को देखते हैं। पाकिस्तान ने अफगान जो प्रवासी हैं उसको निष्कासन करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो अफगान है, जो देश में शरणार्थियों का सबसे बड़ा हिस्सा है उसे वो बाहर निकालना शुरू कर दिया गया है। किसके द्वारा, पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान में लगभग 4 मिलियन से अधिक अफगान रहते हैं। 4 मिलियन 1 मिलियन में कितने होते हैं, लगभग 10 लाख लोग होते हैं। तो वहीं पर 4 से गुणा कर दीजिए, 40 लाख लोग हो जाएंगे। अब फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि केवल 1.7 मिलियन लोगों के पास जो उचित कहते हैं दस्तावेज, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं है। 1.7 मिलियन लोगों के पास। संयुक्त राष्ट्र अधिकार समूह और पश्चिमी दूतावास की अपील के बावजूद भी, संयुक्त राष्ट्र का जो अधिकार समूह और जो पश्चिमी दूतावास है उसकी अपील करने के बावजूद भी पाकिस्तान आर्थिक तनाव और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जो अफगान प्रवासी है उसको निर्वासित करना शुरू कर दिया है। इस निर्वाचन का आलोचना की गई। कुछ लोगों ने सामूहिक निष्कासन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए याचिका भी दायर की, तो लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ग रहा, माना नहीं, अफगान शरणार्थियों को निकालना शुरू कर दिया है। डुरंड रेखा के बारे में जानते हैं, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। लगभग 2670 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स है। यहाँ आप देखिए फिगर्स में कितना दिया था, 2670 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से। ये रेड लाइन है जो डुरंड रेखा बोलते हैं इसको बोलते हैं डुरंड रेखा। एक इसके बीच में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है, 2670 किलोमीटर तक है। कितनी किलोमीटर तक है, 2670 किलोमीटर तक है। अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। अन्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, जैसे मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में है। ध्यान रखिएगा, भारत और चीन, बेसिकली उस समय तो तिब्बत था, लेकिन तिब्बत को कैप्चर कर लिया गया है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। तो अभी वो चीन और भारत के बीच में है। यहाँ देखिए जो जम्मू कश्मीर में भारत है, वहाँ पर लद्दाख एरिया, वहाँ पर है मैकमोहन लाइन। फिर उसके बाद
यहाँ पर है, ये पूर्वांचल एरिया जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर से जो मैकमोहन है, हेनरी मैकमोहन 1914 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ था उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल सर आर्थर हेनरी मैकमोहन द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था, जो तिब्बत, चीन और भारत को अलग करता है ये लाइन। और उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में लैक यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल संरेखा 1914 में मैकमोहन रेखा का अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, फिर उसके बाद ये है मैकमोहन लाइन जो चीन और भारत को अलग करता है। बेसिकली उस समय तिब्बत था, तिब्बत को चाइना ले लिया, तो अभी ये किसके बीच बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है चाइना और भारत के बीच में। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा क्या है, रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये है आज का जो बांग्लादेश है, पहले ये था पूर्वी पाकिस्तान, ये है पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों के बीच में रेखा खींची गई थी, तो उस रेखा को बोला गया था रेड क्लिफ। रेखा का क्या बोला गया था, रेड क्लिफ, क्योंकि जो इस सीमा को डिसाइड करने के लिए जो कमीशन यानी जो आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ, तो उन्हीं के नाम पर इस लाइन को रखा गया है जो भारत पाकिस्तान को डिवाइड करती है। रेडक्लिफ मैकमोहन किसको, भारत चाइना को डिवाइड करती है। डुरंड रेखा किसको डिवाइड करती है, ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा डिवाइड करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, लेकिन भारत का जो पीओके वाला एरिया है, भारत का जो पीओके वाला एरिया है ये भी डुरंड लाइन से लगता है। तो भारत का भी जब कभी कभी बन जाता है क्वेश्चन कि जो भारत का जम्मू कश्मीर एरिया है ये डिवाइड करता है किसके द्वारा, डुरंड लाइन डिवाइड करती है किससे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये था इसके बारे में। आज की न्यूज़ इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ आपको पसंद आ जाती है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर। थैंक यू।